गुड इवनिंग मित्रों। आप सभी को ज्ञात है हम लोग बिहार एपीओ मेंस की प्रिपरेशन के लिए 27 जुलाई से नए बैच लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप हमसे जुड़कर मेहनत करते हुए सफलता को ज़रूर ही अर्जित करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो भारतीय न्याय संहिता के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं जो कि कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 और सेक्शन 101 मर्डर है। इसकी बारीकियों को समझेंगे क्योंकि इस प्रोविजन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड जो है, कल्पेबल होमिसाइड को सबसे पहले समझने के लिए टर्म होमिसाइड को हम लोग समझेंगे। देखिए, जो टर्म होमिसाइड है इट मींस किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यही है। अब ये होमिसाइड जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये एक्सीडेंटल हो, एक्सीडेंटली किसी का डेथ हो गया, गाड़ी चलाया जा रहा है, गाड़ी चलाने के दरमियान किसी को धक्का लग गई और मृत्यु हो गई। किसी का इंटेंशन नहीं है वहां पे, लेकिन एक्सीडेंटली अचानक से कोई व्यक्ति, गाड़ी चलाया जा रहा है, अचानक से कोई व्यक्ति सामने से आया और एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। दूसरा जो है वो इंटेंशनली, इंटेंशनली किसी को मारा जा रहा है। तो इस इंटेंशन में भी दो तरह के केसेस आएंगे। फर्स्ट जो लॉफुल होंगे और सेकंड जो अनलॉफुल होंगे। जो लॉफुल होंगे उसमें तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो अनलॉफुल होंगे उसमें दो बातें होंगी। फर्स्ट जो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा और सेकंड जो मर्डर की श्रेणी में आएगा। तो आइए अभी हम लोग प्रोविजंस पे चलते हैं। तो सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन करता है इसको, whoever causes death by doing an act। कोई भी व्यक्ति किसी का डेथ कारित करता है, किसी का मृत्यु कारित करता है। फर्स्ट जो इसेंशियल है, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इस इंटेंशन के साथ कि उस व्यक्ति का डेथ हो जाए। सेकंड जो इसेंशियल है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या इस इंटेंशन के साथ सामने वाले को बॉडीली इंजरी पहुंचाता है कि उससे डेथ होने की संभावना प्रबल है, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या उसको नॉलेज है कि अगर वो ये एक्ट कर रहा है तो इससे सामने वाले की जान जा सकती है। तो सच पर्सन जो उस तरीके के ऑफेंस को कमिट कर रहा है, वो जो ऑफेंस है वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसका जो इलस्ट्रेशंस है उसे देखिए। सबसे पहले इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश। ए जान रहा है कि जेड जो है झाड़ियों में छिपा है। बी डज नॉट नो। बी को ये बात नहीं पता है कि जो ए जो है जेड जो है झाड़ियों में छिपा है। अब ए इंटेंडिंग टू काउज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड डेथ, और ए जो है इस इंटेंशन के साथ, इस ध्येय के साथ कि इससे जेड की जान जा सकती है, बी को इंड्यूस करता है, इंस्टिगेट करता है कि वो फायर करे झाड़ियों में, और जिसके परिणाम स्वरूप बी फायर करता है झाड़ियों में और जेड की मृत्यु हो जाती है इस घटना से। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, जिसे कंक्लूड किया जा रहा है इस इलस्ट्रेशन में, वो कहता है हियर बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। यहाँ जो बी है वो किसी भी कोई भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं हो सकता है, मे बी, बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड।
ए ने कल्पेबल होमिसाइड के अपराध को कारित किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका इंटेंशन क्लियरली दिख रहा है, उसे पता है कि जो बी जो है वो बुश में छिपा है, जेड है जो बुश में छिपा है, झाड़ियों में छिपा है, फिर भी बी को इंस्टिगेट किया वहां गोली चलाने के लिए, लेकिन बी को यह पता नहीं था कि वहां पे कोई छिपा है। तो इंटेंशनल ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब अगर मर्डर की बात करें तो मर्डर के प्रोविजंस पे आते हैं। एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। जो इस प्रोविजन में जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसके बाद जो प्रोवाइड कराए गए हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हैं। अब कब मर्डर हैं? और फर्स्ट, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। अब देखिए सेम with the intention of causing death, जो इसेंशियल ए है इसमें, फर्स्ट इसेंशियल है इस क्लाउज का, कल्पेबल होमिसाइड का, वही इसेंशियल यहां पे भी है। if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, जो बी है, क्लाउज बी जो है इस प्रोविजन का, वो कहता है if the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। यहां पे ऑफेंडर को पता है कि इस हार्म से डेथ हो सकता है। जो सी क्लाउज है, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। वो इंजरी इस तरीके का इन्फ्लिक्ट किया गया है, मान लीजिए कोई तलवार से किसी के गले पे मार रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, सामने वाला एक प्रूडेंट मैन, एक कॉमन मैन समझ सकता है अगर तलवार से किसी पे वार किया जा रहा है किसी के गले में, तो एकदम निश्चित ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। या कोई व्यक्ति बहुत ही भारी पत्थर उठाकर किसी व्यक्ति के सर पे मार रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि सामने वाला मर जाएगा। मतलब एक लेमैन भी अगर उसे देख के समझ रहा है कि सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, तो अगर उस टाइप का इंसिडेंट को अगर काउज करता है तो वो जो ऑफेंस है वो कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में आएगा। सो जो सी क्लाउज है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज काउज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी टू एनी पर्सन and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। अब यही प्रोविजन यहां पे दिए गए हैं, जो क्लाउज इनका बी है, जो सेकेंड इसेंशियल है, अगर इसको मिलाएंगे आप, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर बी सी को कंपेयर करेंगे, ये बी सी को इस इसेंशियल के साथ, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, तो बहुत ही रिलेशन जो है क्लियर कट पता चलेगा। if the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows is to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused। अब जो क्लाउज डी है वो कहता है if the person committing the act by which death is caused knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of cause of death or such injury as aforesaid। अब यहाँ जो इसका जो सेकंड थर्ड जो इसेंशियल है, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एन एक्ट टू कॉज डेथ। इसको पता है कि इस एक्ट से
इस नॉलेज, इसको नॉलेज है कि इस एक्ट से उस सामने वाले की डेथ हो सकती है। एकदम हूबहू सेम प्रोविजन है। अब एक्सेप्शन को पढ़ना अभी ज्यादा जरूरी हो रहा है क्योंकि ये सेम कंडीशन लाई कर रहा है कल्पेबल होमिसाइड के भी प्रोविजन में और सेम इसेंशियल्स दिया जा रहा है मर्डर के भी प्रोविजन में। तो क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में? तो इसका जो डिफरेंस है वो हमें एक्सेप्शन से पता चलता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेप्शन 1 जो है वो कहता है मर्डर का, culpable homicide is not murder if the offender whilst deprived of the power of self control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident. फर्स्ट एक्सेप्शन कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। कब? जब जब ऑफेंडर जो ऑफेंस कर रहा है वो एक हिट ऑफ मोमेंट में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण अपना आपा खो दे रहा है, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल खो दे रहा है और उस हिट ऑफ मोमेंट में सामने वाले पे वार कर रहा है जिसके कारण सामने वाले की डेथ हो जा रही है। जो फर्स्ट एक्सेप्शन हुआ कि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी का डेथ काउज होता है तो वो मर्डर नहीं होगा, तो क्या होगा? वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। वो कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में आएंगे। हम्म। अब इसका इलस्ट्रेशन समझ लीजिए। अब इलस्ट्रेशन बी को समझते हैं। तो बाई गिव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए। बाई जो है उकसाता है किसको? ए को। ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट बाई। अब इस प्रोवोकेशन पे, इस उकसावे पे बाई जो है सडनली पिस्टल टान देता है और गोली मार देता है बाई को। neither intending nor cause knowing himself to be likely to kill Jed who is near him, but out of sight A kills Jed. Here A has not committed murder but merely culpable homicide. अब चूंकि बाई जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के द्वारा, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के कारण एक को इंस्टिगेट किया और ए आउट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर्स पिस्टल ऑन बी बाई काउजिंग डेथ ऑफ हिम। तो यहाँ जो एक्सीडेंट जो भी हो रहा है, जो भी होमिसाइड हो रहा है, वो इंटेंशनल तो है लेकिन वो आउट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है जो कि एक्सेप्शन 1 में लाई कर रहा है मर्डर के डेफिनेशन के। तो इसलिए ये जो घटना है वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में लाई करेगा। अब सेकंड एक्सेप्शन समझेंगे। culpable homicide is not murder if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense. तो इन दैट केस कल्पेबल होमिसाइड जो है
वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन से ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें जो मेनली बातें हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में या गुड फेथ में अगर कोई ऑफेंस कारित किया जा रहा है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति जो ऑफेंस कर रहा है वो अपने एक्सरसाइज को एक्सीड कर जा रहा है, देन इन दैट केस अगर मर्डर हो रहा है, किसी के का होमिसाइड हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, इन दैट केस वो जो मर्डर है वो मर्डर की कैटेगरी में ना फॉल करके वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में फॉल करेगा। उदाहरण इलस्ट्रेशन देखेंगे। जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्सविप ए not in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Z persists in the assault. A, believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being or horsewhipped, shoots Z dead. A has not committed murder but only culpable homicide. यहाँ पे भी जो क्या है, जेड जो है ट्राई कर रहा है ए को हार्ट पहुंचाने का, और उस हार्ट के कारण ए जो है पिस्टल निकाल दे रहा है और जेड जो है परसिस्टेंटली असॉल्ट कर रहा है ए को। अब ए बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही कैन बाय नो अदर मींस प्रिवेंट हिमसेल्फ, अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास खुद को बचाने के लिए कि वो सामने वाले को शूट कर दे खुद को बचाने के लिए, तो लास्ट में वो शूट कर देता है। तो अब यहाँ पे जो मर्डर हो रहा है वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, यहाँ पे जो होमिसाइड हो रहा है वो कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 299 के कैटेगरी में आएगा। थर्ड जो एक्सेप्शन है, culpable homicide is not murder if the offender being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused. एक्सेप्शन सी जो है वो कहता है कि यहाँ पे भी कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसको लॉ ऑथराइज किए हुए है कोई एक्शन लेने के लिए और वो अपने एक्शन को एक्सीड कर जा रहा है, वो अपने पावर को एक्सीड कर जा रहा है जो लॉ में उसे प्रोवाइड किए गए हैं और उसके कारण वो सामने वाले का डेथ काउज कर दे रहा है गुड फेथ में, कोई इंटेंशन नहीं है वहां पे। तो इन दैट केस ये भी जो होमिसाइड हो रहा है वो मर्डर की कैटेगरी में ना फॉल कर कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक्सेप्शन 4 जो है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offenders having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. फोर्थ जो एक्सेप्शन है वो कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर कोई भी घटना घट रही है वो बिना प्री मेडिटेशन के, बिना प्री प्लान के हो रहा है। मान लीजिए दो पड़ोसी के बीच में किसी भी जमीन को लेकर अचानक से विवाद उत्पन्न हुआ और लड़ते 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 इस स्थिति पे चीजें पहुंच गई कि ए ने बी का मर्डर कर दिया या ए ने बी को मार दिया। तो यहां जो है प्री मेडिटेशन नहीं है, पहले से मारने का प्लान ए का बी का या बी का ए का नहीं था, ये एक हीट ऑफ मोमेंट में ऐसा घटना घट गया। तो इन दैट केस ये जो होमिसाइड होगा वो मर्डर की कैटेगरी में ना लाई करके कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में लाई करेगा। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 4 का, इट इज इमटेरियल इन सच केसेस व्हिच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट। इन केस, इस केस में ये इमटेरियल है कि कौन व्यक्ति इस लड़ाई को शुरू किया था और कौन पहले प्रोवोक किया था और या कौन पहले असॉल्ट किया था, किसने किसको पहले मारा था।
इट इज हाई इमटेरियल, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधे ये जो कैटेगरी है वो ये होमिसाइड है, वो कल्पेबल होमिसाइड मतलब अंडर सेक्शन 100 में ही लाई करेगा, ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 5 जो है वो डील करता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज काउज्ड being above the age of 18 years suffers death or takes the risk of death with his own consent। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो कंसेंट देता है अपने आप को मारने का, या अपने मृत्यु को स्वयं वो आमंत्रित कर रहा है सामने वाले को बोलकर कि आप मुझे मार दो, तो इन दैट केस भी अगर होमिसाइड हो रहा है तो वो होमिसाइड मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ए बाय इंस्टिगेशन वॉलंटरली काउजेस जेड अ चाइल्ड टू कमिट सुसाइड। ये जो है इंस्टिगेट कर रहा है जेड को, जो चाइल्ड है, कि सुसाइड कर लो। हेयर ऑन अकाउंट्स ऑफ जेड्स यूथ ही वाज इनकैपेबल ऑफ, सॉरी, A by instigation voluntarily causes Z, a child, to commit suicide. Here, on account of Z's youth, he was incapable of giving consent to his own death. A has therefore awaited murder. अब यहाँ पे जो है, चूंकि जो चाइल्ड है वो बिलो 18 ईयर्स होगा, इसलिए ये जो कैटेगरी है वो मर्डर के श्रेणी में आता है। अगर यहीं पे ये जो इंस्टिगेशन है जो जेड को दिया जा रहा है, अगर ये जेड जो है अंडर 18 ईयर्स का ना होकर 18 ईयर्स से ऊपर का हो और उसके बाद अगर इनकी डेथ हो, तो इन दैट केस ये जो होमिसाइड होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में लाई करेगा, मर्डर की कैटेगरी में लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो पर्सन 18 ईयर से एबव है और वो अपने के कंसेंट देने के लिए लीगली साउंड है, वो दे सकता है अपने कंसेंट। तो फॉर एक उदाहरण के तौर पे एक अगर और लें, मान लीजिए ए हस्बैंड है, किसी भी कोई भी फ्रस्ट्रेशन में आकर वो अपने वाइफ को कह रहा है कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, और वाइफ कह रही है कि तुम तो मरने जा ही रहे हो तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी, पहले मुझे मार दो फिर तुम मर लेना। वाइफ को ए जो हस्बैंड है वो मार देता है, ठीक है। वाइफ को हस्बैंड मार देता है, लेकिन इससे पहले कि मार के जो हस्बैंड जो है मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, उसको पुलिस पकड़ लेती है, ये सुसाइड नहीं कर पाता है। इन दैट केस ये जो ऑफेंस होगा वो, ये जो होमिसाइड होगा, ये मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में लाई करेगा, क्योंकि ये जो वाइफ है वो 18 इयर्स एंड एबव है और इन्होंने अपना कंसेंट दिया अपनी मृत्यु के लिए। हालांकि यहाँ भी इंटेंशन है, लेकिन ये विथ कंसेंट है। तो इस केस में जो ऑफेंस है, जो होमिसाइड है, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ना कि मर्डर होगा। अब वापस से टेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, अब जो मेनली जो 5 जो एक्सेप्शन है मर्डर के, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अ पब्लिक सर्वेंट exceeds the power in law causing death in good faith, fourth, committed offense without premeditation in heat of
पैसेंट पैशन और फिफ्थ जो है टेक रिस्क ऑफ डेथ विथ कंसेंट। किसी का डेथ ले रहा है कर रहा है विथ कंसेंट के, सामने वाले की सहमति से। तो इन दैट केस ये पांचों कैटेगरी में इन पांचों एक्सेप्शन की कैटेगरी में अगर ऑफेंस हो रहा है, इस एक्सेप्शन में अगर ये ऑफेंस हो रहा है, तो ये जो ऑफेंस है वो मर्डर ना होकर ये सारे एक्सेप्शन वाले कैटेगरी के ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड हो जाएंगे। और अगर ये ऑफेंस इन एक्सेप्शंस में लाई नहीं करता है तो एवरी कल्पेबल होमिसाइड वुड अमाउंट्स टू मर्डर। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप सभी को पहले भी बताया 27 जुलाई से बीपीओ मेंस के प्रिपरेशन के लिए हम लोग नया बैच लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।